अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, इसे हम तोहफा तमाशा ही कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को घर भिजवाने वाली ऑपोजिशन हर बार खुद घर बैठ जाती है और वो जो इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा मांगते हैं उनके अपने इस्तीफ़े आ जाते हैं। जैसे कि सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपना इस्तीफ़ा बजाय चेयरमैन सेनेट को पेश करने के अपनी पार्टी लीडरशिप को पेश किया है और हुआ वही वो जो हमें पता है स्टेट बैंक बिल के ऊपर जो शिकस्त अपोजिशन को हुई। ऐसा क्यों हो रहा है कि हुकूमत अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रही है और अपोजिशन के इस्तीफे आ रहे हैं, अपोजिशन का अपना पेज फट गया है, क्यों? मैंने शायद जिक्र पहले किया था कि ये बिल पास हो जाएगा, ये बिल पास होगा और मिनी बजट भी पास होगा जी। और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी थी कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि ये दोनों बिल्स पास हों और अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि दोनों बिल्स पास हों तो हुकूमत भी चाहती है पास हों, तो फिर पास हो जाएंगे जी। अब सवाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों चाहती है? क्या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है या अभी भी एस्टैब्लिशमेंट के अपने मकासद हैं? जी। अब मैं समझता हूँ कि इन बिल्स के बारे में एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये सोच है, ये मेरी एनालिसिस है, वो ये कि ये बिल्स के साथ पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज सब की तरफ से फिर ताउन होगा और पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है पैसों की जी। और फेडरल गवर्नमेंट को, और ये मुल्क के लिए ये लाजिम है कि ये हमें पैसे मिलें। इसीलिए सिर्फ ये बिल्स नहीं, अब हमने चाइना भी जाना है और हमने इधर से भी लेने की कोशिश करनी है और हमने वहाँ भी लेने की कोशिश करनी है। आपको याद होगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने कितनी मेहनत की थी इमरान खान साहब को मनाने में कि सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेने चाहिए। सो खान साहब को बिल्कुल मूड नहीं था, वो तो तल्लुकात ख़राब करके बैठे हुए थे। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जनरल बाजवा ने पूरी कोशिश की कि बात को सीधा किया जाए और फिर मनाया जाए, और फिर इनको लेके भी गए थे, जाना पड़ा था। तो इसलिए की ये कोशिश है कि इकॉनमी जो है वो किसी तरीके से बैंक्रप्सी की तरफ ना जाए और वो सुधर जाए। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब आइए कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी जल्दी कैसे इंटरेस्ट हो गई इकॉनमी के अंदर। अब आपने देखा कि 2 साल पहले जनरल बाजवा ने बयान दिया था कि जियो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला जिक्र उन्होंने किया था। अब तो जाके नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी आ गई ना, मगर सबसे पहले जिक्र उन्होंने किया था। यहाँ तक वो गए थे कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है और USA के साथ रीसेट करने की ज़रूरत है, तल्लुकात बनाने की ज़रूरत है, ख़राब हुए हैं तल्लुकात। तो एजेंडा तो सेट हो गया था। अब खान साहब ने एजेंडा पूरा नहीं किया। खान साहब ने चाइना के साथ तल्लुकात भी ख़राब रखे। सिपेक, आपने देखा कैसे सिपेक के ऊपर सारा काम रुक गया ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 ईयर्स। चाइनीज़ नाराज़ थे, उधर से सऊदी अरेबिया को नाराज़ कर लिया, उधर से अमेरिका को नाराज़ किया हुआ है। तो खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए अपनी वो जो एक नार्सिसिज्म है उनका कि जी मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और होगा पाकिस्तान जो भी, मगर मैं पाकिस्तान से भी बड़ी चीज़ हूँ, उन्होंने ग्लोबल लीडर्स को नाराज़ कर दिया पर्सनल लेवल पे, जिसकी वजह से स्टेट टू स्टेट तल्लुकात ख़राब हो गए। और ये एस्टैब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि अब हम सबके साथ तल्लुकात हों, बैंक्रप्सी ना हो, मईशत चले और कोई कारकर्दगी हो, ताकि ये जो बदनामी हुई है एस्टैब्लिशमेंट की इमरान साहब के साथ एक सफ़े पे ऊपर खड़े होने की, वो बदनामी दूर हो और कुछ खुशहाली भी आए, कुछ लोग हमें तारीफ़ भी करें कि चलो जी अच्छा एक्सपेरिमेंट था, ये हाइब्रिड रेजीम काम कर गई। तो इनकी तरफ से पूरी ये कोशिश है आयशा कि ये कामयाब हो। अब ये जो IMF का जो बिल था, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो इंटरेस्ट था कि करो 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 करो, इसीलिए शौकत तरीन साहब को ये लेके आए और शौकत तरीन साहब को उन्होंने कहा नो, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये रास्ता ठीक नहीं है। 2 दिन के लिए 4% ग्रोथ हो जाएगी, मगर आगे जाके और मसले बन जाएंगे, और वही हुआ। 4 दिन ग्रोथ चली, करंट अकाउंट डिफिसिट इतनी बढ़ गई, स्टेट बैंक के रिजर्व्स 22 अरब डॉलर से 16 अरब डॉलर पे आ गए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 3 महीनों में ये 12 अरब पे आ जाने थे, और जो रुपया है इस वक्त 180 रुपये का या 175 रुपये का डॉलर का, ये 200 में चला जाता था। तो ये सब परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे, बैंकरप्ट हो जाएगी, तो फौज को पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए आप आजकल सुनते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें, इसीलिए आप सुनते हैं जी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, इसीलिए आप सुनते हैं 18th अमेंडमेंट। हुआ ये कि 18th अमेंडमेंट के बाद जरदारी साहब ने जो चालाकी की
अपने पावर तो छोड़ दिए एज प्रेसिडेंट, मगर प्रोविंशियल पावर्स बढ़ा दिए और NFC अवार्ड रेशियोज दे दिए। अब मसला सबके लिए बना हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहते, सारे प्रोविंसेस ले जाते हैं। प्रोविंसेस फौज के बजट को कंट्रीब्यूट नहीं करते, फौज का बजट सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट से आता है। अगर फेडरल गवर्नमेंट बैंकरप्ट होगी तो फौज को कहाँ से पैसे आएंगे? और डिफेंस, इसलिए फौज का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि मईशत स्टेबल हो, लोन्स मिलें, क्रेडिट रेटिंग्स ऊपर जाएं जी। और ये जो सारा करप्शन अब जो करप्शन इंडेक्स आपके खिलाफ जा रहा है, ये भी चीज़ें रिवर्स हों, बिकॉज इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो आयशा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिल्स पास हुए हैं जिसमें ऑपोजिशन ने थोड़ा बहुत शोर बाके गायब हो गए, और इस सेनेट के अंदर जहाँ 1 महीना लगाना था, गिलानी साहब ना आए, उन्होंने कॉल कर लिया, तो ये तो एक फ़ोन कॉल की बात है। ये तो फ़ोन आए इस बार? तो आए होंगे ना, उसके बगैर अब तो न्यूट्रल थी ना। नहीं, न्यूट्रल तो मतलब है कि जनरली स्पीकिंग न्यूट्रल अभी नहीं हुए। वो जो मर्जी कह लें, उनके जहाँ इंटरेस्ट होते हैं वहाँ वो न्यूट्रल नहीं होते। इस वक्त जो न्यूट्रलिटी की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हम सतूर नहीं बनेंगे इस हुकूमत का। और एक था कि जल्दी से ये हो, जल्दी से ये हो, और एक और भी है, क्या वो रेकोडिक जल्दी से हो। रेकोडिक की एग्रीमेंट जो है काफ़ी अरसे से चल रही है। रेकोडिक के बारे में मुख्तसर मैं आपको बात बताता हूँ, वो भी इनके इंटरेस्ट में है कि जल्दी से जल्दी सेटल हो। उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। हाँ, अब हुई है ना, तो अब ऑलमोस्ट एग्रीमेंट तय हो गया है कि किसको क्या मिलेगा। अब सिर्फ साइनिंग रह गई है, वो आएंगे तो साइनिंग हो जाएगी। मगर जो मेन इश्यूज थे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को कितना मिलना है, उनको कितना मिलना है जी, और कितना एरिया जो है वो कितना होगा, पिछली एग्रीमेंट और इसमें कितना फ़र्क होगा, और फेडरल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा। एक इसमें क्रेडिट दिया जा रहा है हुकूमत को, इमरान खान साहब को, कि उन्होंने रीनिगोशिएट करके अपना शेयर, बलूचिस्तान हुकूमत का शेयर बढ़ा लिया है। और वो तो उसके बगैर तो बात आगे बढ़नी नहीं थी ना, बिकॉज वो तो स्टेक होल्डर है। तो उनको बनाने वाला कौन है? आपका ख्याल है इमरान खान साहब उनको बनाते हैं? आपका ख्याल है बलूचिस्तान की हुकूमत इमरान साहब उनको चलाती है? बलूचिस्तान की हुकूमत हमेशा एस्टैब्लिशमेंट चलाती है। गिलानी साहब बड़े, उन्होंने जो किया है, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि जी आप, ये बता दिया कि जी आप जाएं मत जाएं ताकि ये पास हो जाए। अब वो जाहिर है कि नून वालों ने तो जाना ही था ना, पूरे करने थे, उनके भी 2-3 लोग नहीं आए। शायद हुसैन सैयद उनको बीमार थे सुना है, और एक साहब लंदन में बैठे हुए हैं, डार साहब, और वो लंदन, इसहाक डार साहब लंदन में, नुसरत सादिक जो है वो कनाडा में, में, और मुशाहिद साहब बीमार हो गए। अब मुशाहिद साहब देखिए मेरे दोस्त हैं, मगर हकीकत है ना, मुशाहिद साहब एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं जी, ठीक। वो डिफेंस कमेटी के वहाँ पार्लियामेंट के अंदर है, इसीलिए बनाया गया ना उनको, ताकि एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट को वो रखे जी। तो उनको भी चला गया होगा कि आप बीमार हो जाए, तो वो भी बीमार हो गए। अब अल्लाह रहम करे, वो बीमार, अल्लाह उनको सेहत दे, बिल्कुल अब ठीक हो जाए, मगर अब ठीक हो जाएंगे ना। तो बात ये, गिलानी साहब, ये सब जो लोग हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट, अब पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस किस्म का तावन हो रहा है, आपका ख्याल है गिलानी साहब ने खुद जरदारी साहब के पूछे बगैर ये कर दिया? नो, तो फैसला ये हुआ कि आपने नहीं जाना, कोई एक्सक्यूज बना दें, मगर थोड़ा उन्होंने कहा फिर थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव होना चाहिए ना, कि तो कोई तनकीद आ रही थी, तो उन्होंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। तो रेजिग्नेशन जरदारी साहब को भेज दिया जी, सेनेट में नहीं दिया। और मैं आपको बताऊँ, अगर देते भी ना जी चेयरमैन सेनेट को, तो उन्होंने मानना नहीं था, तो ये वापस के वापस यही रहते। इनकी ज़रूरत है यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को, जब तक ये रहेंगे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नून लीग को नहीं ये पोस्ट जाएगी। ये तो वो चीज़ है जिसके ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लड़ाई झगड़े हो गए। तारड़ साहब को बनाया था, आज़म नज़ीर तारड़ थे, तारड़ साहब को फैसला हुआ था कि वो बनेंगे जी। और शाह महमूद कुरैशी साहब क्या बात कर रहे हैं, वो है आपके पास क्लिप, वो जी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और वो खुद कहते हैं कि तारड़ साहब ने बनना था, मगर फिर हम मिलके इन्हीं को बुला दिया। शुक्रिया अदा तो करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो सुना देते हैं, वो सुना दें आप जी, सुना देते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गिलानी साहब का, उनका कलीदी किरदार है, और उनके साथ जो उनके हलीफ हैं, जिनकी बदौलत वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने बैठे हैं, उनको खास तौर पे फोन करके उन्होंने बुलाया, वो तशरीफ लाए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर हुकूमत को वोट दिया। गिलानी साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे बने? उन्होंने तो नून से वादा किया था कि ये सीट वो तारड़ साहब को देंगे, और फिर उन्होंने अपने उस फैसले पर नजरसानी की। उस नजरसानी में बरकत कहां से आई, ये भी आपके इल्म में है। तो जब उन्होंने उस एहसान का
बदला चुका दिया तो शुक्रिया तो बनता है। ये तो खुलेआम जो है ना ऑपोजिशन की हजीमत है, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फ्रंट पे ये जो रुसवाई है वो समेट रहे हैं, उसके जान बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। लेकिन इसी बात का बहस व मुबाहिसा किया जा रहा है कि ऑपोजिशन तो बुरी तरह इस मामले में पिट गई। डील पीपल्स पार्टी ने की है या पूरी ऑपोजिशन ने, ये बता दें। नहीं, डील तो बड़ा आजकल जब जो लफ्ज़ डील का आता है लोग नाराज़ हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब डील को लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब ये करेंगे अंडरस्टैंडिंग, ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की और एस्टैब्लिशमेंट की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, जरदारी साहब ने जो वादा किया एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो निभाया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो भी जरदारी साहब के बारे में समझती है, एक बात होना ये है कि अगर ये हमें कहते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा तो कर देते हैं, और इसीलिए अभी तक कुछ छुट्टी भी, खुली छुट्टी भी, हालांकि वो कहते हैं वादे कुरान और हदीस नहीं होते, लेकिन उधर के वादे पूरे होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो जरदारी साहब वादा करते हैं पूरा करते हैं। उन्हें पता है ना, हाँ। वो 5 साल हुकूमत में रहे हैं, उनकी अहलिया असैसिनेट हो चुकी है, पीपल्स पार्टी को बड़ी पिटाई हुई है, डोंट फॉरगेट। तो वो तो बहुत सबक सीखा है जी। और जरदारी साहब पहले से ही बड़े प्रैग्मेटिक किस्म की शख्स हैं जी, उनमें कोई आइडियलिज्म नहीं है। मोहतरमा में तो फिर थोड़ी बहुत आइडियलिज्म थी, मगर वो भी दिन ब दिन प्रैक्टिकल होती जा रही थी। ठीक, और इस मुल्क में आइडियलिज्म चलती नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि अगर आप आइडियलिस्टिक बातें करेंगे और वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएंगी तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब सिचुएशन ये है कि आपने देखा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी बहुत ऐसी बातें की और हशर क्या हुआ जी। और अगर आज इमरान खान भी ऐसी बातें करेगा तो उसका हशर क्या होगा, वो भी अब वो लिखा हुआ है, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे विदाउट ग्रीन लाइट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की ग्रीन लाइट का इंतज़ार करते हैं और उस ग्रीन लाइट के इशारे के ऊपर करते हैं, तो आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जो कि कहेंगे कि लो जी तुसी तो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, आप तो ये कहते रह गए इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये कहते रह गए। आप देखें ना शायद खाकर अब्बासी क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का तो इश्यू कोई नहीं है, नो वोट और नो कॉन्फिडेंस की तो भी बात ही नहीं हो रही। जब हमें पता होगा कि इस्टेब्लिशमेंट 100% न्यूट्रल हो गई है फिर हम कुछ करेंगे। इसका ये मतलब है वो अभी भी समझते हैं कि 100% न्यूट्रल नहीं हुई। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिग्नलिंग ये हो रही है कि हम न्यूट्रल हो गए। एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से पीछे हट गई है, मगर क्या वो ऑपोजिशन के साथ आ गई है? ऑपोजिशन को नहीं, ऑपोजिशन की बात ना करें, उसमें तो पीपल्स पार्टी भी है ना। जी। तो जब आप बात करते तो नून लीग की बात करें, अच्छा, ये पीडीएम की बात करें, ऑपोजिशन ना कहा करें, आप पीडीएम कहा करें। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिशन में तो सबसे आगे तो बिलावल है, वो कहते हैं हमने मार्च में लॉन्ग मार्च करनी होगा तो ऐसी तैसी फरवरी करेंगे, कार पे जाएंगे। हाँ, ऐसी थी तैसी। तो इसलिए मेरा ख्याल है वहाँ कुछ अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग अभी बनी नहीं है, या अगर बनी है तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और खान साहब भी ये देख रहे हैं, सब दुनिया इस बात को देख रही है और वो अपना न्यूट्रल स्टांस लेके बैठे हुए हैं और सब जगह पे इशारे हो रहे हैं कि पता नहीं होगा क्या नहीं होगा। खान साहब को भी नहीं पता कि वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं, मियाँ साहब को भी नहीं पता कि वो आ रहे हैं या वो जा रहे हैं। जरदारी साहब को ये पता है कि शायद वो जा नहीं रहे हैं, पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ, इससे चाइनीज ईयर भी आता जा रहा है कि ये साल चीते का साल है। अच्छा, वो अब चाइनीज वाली बात आपने कर दी, अब आपने क्योंकि छेड़ी दी तो फिर मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। वो कहते थे कि पिछला साल जो था वो ईयर ऑफ द कुत्ता 2018 था, 2018 इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन ईयर जिससे खान साहब आए, ईयर ऑफ द डॉग। आप इसी का इशारा कर रही है ना, आपने मेरे पे डाल दिया खुद छेड़ के ताकि आपके ऊपर दाग ना आए, मुझे मेरी पिटाई हो जाए। लॉयल, अब ये लॉयल है। अब आ गया ईयर ऑफ द टाइगर जी। तो ये टाइगर फोर्स इमरान खान साहब की है, ये आप अब वो टाइगर फोर्स भी उन्होंने बताया, वो गई कहाँ टाइगर फोर्स? सर वो मेरा ख्याल है अभी वो ट्रेनिंग में, अंडर ट्रेनिंग, जैसे गुजार साहब थे अब वो ट्रेंड हो गए, इस तरह टाइगर फोर्स जो है वो तो आप देखना आगे ये है कि टाइगर आ रहा है या टाइगर फोर्स आ रही है। फोर्स से कुछ और याद आ गया, हम तो ये कहते हैं या हमें या सादिक साहब ये कहते हुए पाए गए कि जी हमारे साथ पीटीआई के अरकान की बड़ी तादाद राब्ते में, लेकिन शेख रशीद साहब कुछ और फरमा रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ जी। और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं, और IMF में जाना कोई शौक नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है, मजबूरियां हैं, और ये 23वें 24वीं मरतबा हो जाएगी। अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं इसमें बंदे इनको लाने होते हैं, और ये ख्याल छोड़ दें।
वो कह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ है, ऑपोजिशन देखिए में बड़ी कुछ है। इंटरेस्टिंग बात ये है जी, कि सादिक साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ 14-15 हैं। बड़ी तादाद है, वो कह रहे हैं हैरान कुन तादाद। हाँ, हैरान को चले हम समझते हैं 10-12। अब अगर वो उनके साथ हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऐसे हो जाएगा। जी। चौधरीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जी। एलाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके ये लोग तैयार हैं और आपने इनको वादा कर दिया है कि आपको टिकट दे देंगे अगली इलेक्शन में जी। नून लीग का, यही मांग रहे थे ना, तो फिर आप करें ना, नहीं कर रहे ना। जी, अच्छा, उधर से वो कहते हैं जी इनके लोग तो हमारे साथ हैं, तो अगर ऐसी बात है तो तोड़ के दिखा दें, वो भी नहीं हो रहा। जी, तो ये सभी इंतजार में बैठे हैं, सभी इंतजार में बैठे हैं। तो अंपायर की उंगली के इंतजार में, सिग्नल के इंतजार में, किसके इंतजार में सेठी साहब? अब इंतहा हो गई देखो, इंतजार मैंने की। तो तज्जिया करके कह दिया था जी। कि ये जनवरी के महीने में चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जी, फरवरी के महीने में पकने के बाद आ जाएंगी। देखिए ना, पानी जब उबलता है जी, तो पहले पानी उबलना शुरू होता है हल्का 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 हल्का, फिर वो 90s में जाता है 100 से पहले पहले, जी। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो स्टीम बननी शुरू हो जाती है। जी, तो क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी बन जाती है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। तो मगर उबलने में वक्त लगता है ना। अब मैं कह रहा हूँ फरवरी के अंदर मामला उबलेगा। अच्छा, आग लगा दी गई थी चूल्हे में ताकि पानी उबलना शुरू हो जाए जनवरी में। अब फरवरी में पानी उबलना शुरू हो गया, और किस स्टेज पे आके डिपेंड करता है कितनी आग की स्पीड है और कितनी हाई किया हुआ है आपने कि वो उबलेगा कब। अच्छा। कंट्रोल किसके पास है इसका? माचिस किसके पास? नहीं, माचिस नहीं, अच्छा, वो जो प्रेशर कंट्रोल किसके हाँ, नहीं, पास? नॉब जो है ना, नॉब किसके जिससे पास? गैस ज्यादा करते हैं तो ठीक फिर है। आग ज्यादा होती है, ठीक। थोड़ा करते हैं तो थोड़ी हो जाती है। वो जिसके पास वो कंट्रोल है वही डिटरमिन करेगा ना पानी किस स्टेज पे उबलेगा। आप आधा घंटा उसको चलाएं, आप 10 मिनट में भी उबाल सकते हैं। तो आप फरवरी में भी उबाल सकते हैं, तो मार्च में भी उबाल सकते हैं। ठीक ये है। तो डिपेंड करेगा कि जिसने ऊपर किया तो वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, नहीं किया तो वो चलता रहेगा उबल। अब उबलेगा मगर स्टीम नहीं बनेगी। ये जो कुछ हुआ मिनी बजट के मामले में या स्टेट बैंक बिल के मामले में, ये ऑपोजिशन को कितना भारी पड़ सकता है? या ऑपोजिशन अपने सेनेटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, या हम ये देखें कि आने वाले दिनों में जो इन हाउस चेंज की बात की जा रही है वो बिल्कुल ही ठप हो गई? इस पर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ इखलाकी एतबार से सवालात, वो ये कि जाहिर है अपोजिशन को इसमें शिकस्त हुई है। जो वोट देने के लिए नहीं आए बकौल अपोजिशन जमातों के, या वो बीमार थे या जो भी उन्होंने उज़र पेश किया, जरका तैमूर कोरोना के बावजूद वोट कास्ट करने के लिए आई, हुकूमत की सेनेटर थी, लेकिन अपोजिशन के सेनेटर्स नहीं आए, कोई कहीं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी अपोजिशन जमातें, तादीबी कार्रवाई? और दूसरा, चेयरमैन सेनेट की तारीख में पहली बार वोट देना, ये गैर मामूली है। वो सदर की गैर मौजूदगी में सदर के ओहदे पर होते हैं, ये कैसा? गैर मामूली क्या नहीं है, सारा कुछ ही गैर मामूली है। वो जिनको वोट नहीं डालना था उन्होंने डाल दिया, जिन्होंने वोट डालना था उन्होंने नहीं डाला, और जिन्होंने वहाँ होना था वो कुछ आए कुछ नहीं आए। जी। और आप पूछ रही हैं कि जी कोई कार्रवाई होगी? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई कार्रवाई होती है तो शो के लिए होगी, जैसे कुछ गिलानी साहब ने इस्तीफा दे दिया, उधर दे दिए शो जी, के जी, लिए, जी। और फिर अब उनको कहा जाएगा नहीं आपके बगैर तो हम रह नहीं सकते। हाँ। हम आप प्लीज वापस ले लीजिए, जी। प्लीज हम नहीं मानते आपका इस्तीफा। आपने तो जमहूरियत के लिए हाँ, कुर्बानियां दी हैं। हाँ, इतनी कुर्बानियां दी हैं आपकी, तो प्राइम मिनिस्टर भी आप छुट्टी हो गई थी प्राइम मिनिस्टर वो भी आपने चली गई कुर्बानी दी। नहीं आपकी बड़ी सख्त जरूरत है, और अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आपका शुक्रिया अदा कर दिया, तो अब आप बैठे। तो फिर बड़ी मजबूरी के साथ गिलानी साहब कहेगा अच्छा चलो फिर अगर आप कहते हैं इतनी डिमांड है मेरी तो मैं आ जाता हूँ फिर। तो उधर से आपका ख्याल है मुशर्रफ हुसैन को नोटिस जाएगा, आपका ख्याल है ये कुछ ऐसी चीज़ होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बुलंद हो गया, और इन हाउस चेंज का अभी दूर तक कोई चांस नहीं, जिसकी बात आप। ये भी गलतफहमी है आपकी। अच्छा, यहाँ भी मैं आपको करेक्ट कर दूँ बताएं। कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस को खास बुलंद नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि उनको तो कहा गया था कि ये बिल्स पास करो। खान साहब ने तो एक माह इसको डिले किया है, जी तो उनको भी कहा गया था कि ये बिल्स पास होने हैं। जी खान साहब शायद इन बिल्स को नहीं पास करना चाहते थे जी, क्योंकि अनपॉपुलर हैं, उन्हें डर लगा हुआ है कि उनकी अगर छुट्टी हो गई तो ये सारी चीजें उनके गले पड़ जाएंगी। इसलिए वो भी उन्होंने भी देखे यार 1 महीना पूरा डिले किया उन्होंने, 1 महीना डिले किया। IMF को 2 दफा कहा आगे ठहर जाओ जी, रिव्यू, और जब करने को आए तो 1 दिन में कर लिए। तो ये 1 दिन तो पहले भी हो सकता था। जी। तो यहाँ बड़ी गेम्स हो रही हैं आयशा। हाँ, जो आपको नजर आ रहा है हकीकत वो नहीं है।
हकीकत छुपी हुई है। वो आप और मैं बैठ के यहाँ थोड़ी बहुत खोल देते हैं, साडा बयान काम ही है, सानू तो नौकरी है ये कि जी तुसी दसो नज़र जो आ रहे हो पीछे की, राइट। तो ये हमारा काम यही है। हाँ, अच्छा सेठी साहब, जैसे कि आपने फरमाया था कि अब अदलिया से कुछ ऐसे फैसले आएंगे जो कि फ़ैसले बोलेंगे, और इसी सिलसिले में एक और जो अहम फैसला जिस पर हुकूमत को थोड़ी अजीमत का सामना करना पड़ा, थोड़ी क्या बहुत एक इख्तलाफी नोट भी, एक नोट जो इजाफी नोट इसमें तहरीर किया गया, उसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की तौसीक को टारगेट किया गया है। ये है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा नज़रसानी केस, इसका तफसीली फ़ैसला सामने आया है, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ही के फ़ैसले को रद्द किया गया है। 2020 से 2022 तक ये केस चला। इस पर हुकूमती वुज़रा की तनकीद का क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि अदलिया को अपनी साख का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, गिरती हुई साख का। फ़रोग नसीम साहब का दिफा किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बड़े साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया गया है जी। कि फवाद चौधरी और शहजाद अकबर जी। और फ़रोग नसीम साहब हैं। नसीम साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जी। और लोग CBR के FBR के लोग हैं जिन्होंने ये सारे डेटा दिया, इन्होंने सब ने गैर आइनी काम किया है। जी। और इन सब के सवाल, इनके ऊपर सवाल, हाँ, लेकिन फवाद चौधरी साहब का नहीं है। फवाद चौधरी साहब तो हालांकि बाय द वे वो उनका भी बहुत कुछ था, बट चलो उससे पहले हमने वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की देख ली थी, वो सब कुछ देख लिया। तो अब बात यह है कि सबके नाम आ गए हैं, जी। तो अब आपका ख्याल है फरूक नसीम से चुप करके बैठेंगे, अपनी दिफा तो करेंगे। अब उसी की ये जो क्यूरेटिव रिव्यू, ये जो बात हो रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है पहले कि इस्तेमाल ये किया जाता है कि जी हिंदुस्तान के अंदर क्यूरेटिव रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमारे अदालत में एक जज साहब ने उन्होंने कहा जी अगर आप हिंदुस्तान का एग्जांपल देते तो चले जाएं, उधर ही चले जाएं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा था। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो एक जज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है ना जी। अब एक नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, बंदयाल साहब, उमर अता बंदयाल साहब 2 फरवरी को चार्ज लेंगे। तो देखना ये है कि उनकी राय क्या है। हाँ, हमें जो चीफ जस्टिस साहब चले गए हैं उनकी राय का तो शायद पता था कि वो कोई यकीन नहीं रखते इन किस्म की चीज़ों में जी। मगर याद रहे कि ये जो जजमेंट आई है इसमें जो 4 डिसेंटिंग वॉइसेस थी जी, वो लोग जिन्होंने इत्तेफाक नहीं किया इस जजमेंट, इख्तलाफ किया अक्सरियती फैसले से, उनमें अता बंदयाल साहब शामिल हैं। और पहले दिन से वो जी जनरल अपने काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ फैसले दे रहे हैं जी। तो अब वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं या अगले 2 दिन में बन जाएंगे। मेरा ख्याल है अब आपको तवज्जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देनी चाहिए, क्योंकि ये सारे केसेस जो है ना जी, इस वक्त बहुत से केसेस चल रहे हैं, सारे के सारे जाने हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अभी ये जो स्टे ऑर्डर मिला सुप्रीम कोर्ट से, ये रावी सिटी का जी मिला ना जी, इस पेशावर हाई कोर्ट में डेफेमेशन केस चल रहा है इमरान खान के खिलाफ जी, मुशर्रफ साहब के खिलाफ केस चल रहा है जी, वहाँ भी बुला लिया है नैब वालों को जी। ऐसे ही है ना, इस किस्म के 2-3 और केसेस चल रहे हैं, आप बेहतर जानती हैं, मैं उसकी तरफ निशानदेही नहीं करता, आप फिर मुझे सवाल करने शुरू कर देंगे, 2 प्रोग्राम बन जाएंगे। तो अब बात यह है कि सारे जाएंगे वहीं। अच्छा, और अगले 1.5-2 साल जब तक बंदयाल साहब हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा टू वॉच कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिविजन्स कैसे होती हैं, बिकॉज डिवीजन तो हो गई है ना जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट केस था काजी फ़ायज़ ईसा का जी, पहले उनके खिलाफ गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जी, और FBR को जो ऑर्डर किया गया, अब सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद फिर से रिव्यू में गया जी, फिर जो पहले 5-4 थे वो या 6-4 थे वो 4-6 हो गए जी, ऐसे ही हुआ ना जी। बंदयाल साहब तो अपनी जगह पे टिके हुए हैं, जहाँ पहले थे वो वही हैं, मगर और जजेस जो हैं उनमें से अब जिन जजेस ने ये फैसला लिखा उनमें से एक आध तो रिटायर होने जा रहे हैं जी, और लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो इरादा रखती है कि वो दोबारा नजरसानी, जिसको पहले सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है और कहा है कि भारत चले जाएं आप उसके, उस तरफ भी मामला जा सकता है कि हुकूमत नजरसानी की अपील। अभी तक तो ऐसे लगता है कि क्यूरेटिव रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बन सकता है। देखिए अब वो बात तो चलती है ना कि जी अगर हिंदुस्तान में बन सकता तो यहाँ भी बन सकता जी, तो किसी ने रूल आउट तो नहीं किया। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि अगर क्यूरेटिव रिव्यू भी होता है तो क्यूरेटिव रिव्यू भी वही 10 लोग करेंगे जिन्होंने पहले ये फैसला किया जी, तो उसमें से तो 6 तो एक तरफ खड़े हैं, उनमें से एक अब रिटायर होने जा रहे हैं जी, तो शायद आगे एक और आ जाए, तो फिर ये 6-4 जो है ये 5-5 ना हो जाए। तो मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, हमें क्या पता क्या फैसले होंगे सुप्रीम कोर्ट के, चिड़िया वहाँ तक तो पहुँचती नहीं है। लेकिन फैसला जो कहता है कि एक जज का मुबैना मिसकंडक्ट, उसमें उसके अहले खाना नहीं आते फैसले के मुताबिक, तो
उस पर फ़रोग नसीम साहब का ये कहना है, इसका मतलब है बाकी सरकारी अफसरान फिर सियासतदान भी इससे आज़ाद होंगे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं फिर सियासतदान भी जवाबदेह नहीं है अपने अहले खाना के एहसासों के लिए। नवाज शरीफ साहब का केस भी तो कुछ ऐसा ही केस है, तो इस जजमेंट के ऐसे दीगर केसेस पर असरात हो सकते हैं सेठी साहब? बिल्कुल हो सकते हैं और होने भी चाहिए। बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए जो भी फैसले होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स कौन से हैं। देखिए, इस वक्त जो प्रिंसिपल है वो ये है, आपके लिए, मेरे लिए और जजेस के लिए भी एक ही प्रिंसिपल है। वो ये है कि मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ, मेरी अहलिया अपनी रिटर्न फाइल करती हैं, एक दूसरे के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता। अगर आपकी अपनी इंडिपेंडेंट इनकम है वो आप अपने रिटर्न में दिखाती हैं, मैं अपने दिखाता हूँ। अगर मेरे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई घपला है तो आपको नहीं पकड़ा जा सकता उससे। तो मुझे ही नोटिस आएगा, आपको नोटिस नहीं जाएगा। आपको उस सूरत में नोटिस आएगा अगर आपने और मैंने मिलके कोई ऐसा काम किया हो जिसके साथ दोनों को नोटिस जाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा। आपने मुझे कोई पैसे दिए हों, मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे आपने पैसे दिए हैं, मगर आप अपने रिटर्न में ना दिखा रहे हो कि आपने नहीं दिए, तो फिर दोनों लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स लॉ तो बड़ा क्लियर है कि जो डिपेंडेंट्स हैं आपके, जो कि अगर 18 साल से कम किसी की उम्र है तो वो इंडिपेंडेंट फाइल नहीं करते अपने रिटर्न्स। उनकी जो भी होता है वो आपके वालिदैन जो हैं उसकी करते हैं, मगर आपकी अहलिया जो है उसकी इंडिपेंडेंट रिटर्न जाती है और आपकी इंडिपेंडेंट रिटर्न जाती है। और अगर आपके साहिबजादे जो हैं या बेटियां हैं वो 18 साल से ऊपर हैं तो उनकी भी अलग इंडिपेंडेंट रिटर्न जाती है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर एक ही इंडिपेंडेंट रिटर्न में कोई घपला है तो उधर ही आप जा सकते हैं, आप दूसरे की तरफ नहीं जा सकते। यही प्रिंसिपल है इनकम टैक्स का, और यही प्रिंसिपल जो लगता है मुझे इन्होंने इस्तेमाल किया है कि भाई अगर उसकी अहलिया ने कुछ किया है तो इनकम टैक्स की ये इशू है तो वो उनसे फाइन करे, उनको नोटिस दे, बुलाए और फाइन करे। दो बातें नहीं कर सकते कि उनकी जो अगर उनसे कोई गलती हुई है या कोई दयानतदारी नहीं हुई तो वो आप उनके मियाँ के ऊपर चार्ज नहीं लगा सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनका रिकॉर्ड जो है वो आप नहीं दिखा सकते किसी को। ये भी तो इशू बना ना कि इन्होंने ARU क्यों दिया, एसेट रिकवरी यूनिट को क्यों दिया और उन्होंने आगे दिया। ये तो कानून के खिलाफ है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं सीक्रेट जी। तो अब इस किस्म के इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है अच्छा फैसला है ये, और यही फैसला आगे भी चलना चाहिए। और पहले भी इनकम टैक्स के अंदर बिल्कुल इसी किस्म की फैसले होते हैं। जो हिदायत शहजाद अकबर साहब देते रहे या फ़रोग नसीम साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी तौसीक की, तो आपके ख्याल में ये फैसला किन किन इक़दाम की राह खोल सकता है? कोई कार्रवाई हो सकती है इन शख्सियात के खिलाफ? देखिए, कार्रवाई तो अदालत ऑर्डर भी कर दे कि कार्रवाई करें तो कार्रवाई तो हुकूमत ही करती है। अच्छा। हुकूमत अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेगी नहीं। ये तो कार्रवाई उस वक्त हो सकती है अगर ये हुकूमत ना रहे तो दूसरी हुकूमत आ जाए और वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को लेके आके कार्रवाई करे। अच्छा। ये हुकूमत तो अपने खिलाफ नहीं कार्रवाई करेगी। ठीक है, यानी कि ये केस और इसका फैसला यहीं तक रहेगा, हुकूमत अपील में जाए, वो भी हम ये केस की अपील में वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि क्यूरेटिव अपील की तरफ जाए। मैं समझता हूँ वो फिर डिपेंड करेगा कि नए चीफ जस्टिस समझते हैं कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना। ठीक है, लेकिन एक एप्लीकेशन फिर जो है बेंच भी बनाना पड़ेगा। फिर बेंच बनाना पड़ेगा जी। फिर बेंच के अंदर जजेस आएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर क्यूरेटिव अपील है तो क्योंकि यहाँ पहले कभी हुई नहीं तो उसके असूल क्या होते हैं, क्या जैसे अपील के अंदर वही बेंच बैठता है जिसने फैसला दिया हो या उसमें आप रद्द-बदल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें डिटरमिन करनी होगी। मैं समझता हूँ कि बंदियाल साहब के ऊपर नजरें होंगी कि ये कितने इंडिपेंडेंट और फेयर जज बनते हैं या नहीं बनते। और उनके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ही सीनियर तरीन जज होंगे ना सुप्रीम कोर्ट। वो तो हमें पता क्या होगा। हाँ जी। अच्छा, ये जब आप दरखास्त, ये बात हो रही है कानून और आइन की, एक दरखास्त गई है ताहयात नाहली के खिलाफ सेठी साहब, उससे जहांगीर तरीन साहब भी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का भी उससे कुछ, ये कैसे, कहाँ से मूव हुई? नहीं, देखिए, ये इसकी खबरें तो पहले से आ रही थी ना जी कि आ रही है, ये आ रही है। कुछ लोगों ने समझा कि शायद लॉन्च भी हो गई है। मुझे याद है एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि मेरा ख्याल है वो उन्होंने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। फिर जब चेक किया तो पता लगा नहीं, अभी भेजी नहीं। अच्छा। फिर ज़्यादा चेक किया तो पता लगा अभी टाइमिंग का इंतज़ार है। तो मैंने फिर और चेक किया तो ये टाइमिंग क्या चक्कर है, कहाँ से इशारा आना है कि ये करें या ना करें। अच्छा। तो यही पता चला कि इशारे की इतनी बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि जुडिशरी का रुख किस तरफ जा रहा है।
फिर इसको आगे चलाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर लिटमस लेते हैं। टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट कर लेते हैं। तो अब बात ये है कि, और आपने कहा लिटमस टेस्ट, मैं समझता हूँ कि अगर ये पिटिशन अगर एक्सेप्ट हो गई जी। तो ये टेस्ट होगा, और अगर ये अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ रजिस्ट्रार की तरफ नहीं, से? अभी नहीं हुआ। अभी तो अच्छा। उन्होंने इसके ऊपर देखना है कि मेंटेनेबल है नहीं है, ओके। इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, अच्छा, ये टेस्ट होगा। ठीक है। बस आगे अब इसको छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। ये इंडिकेटर्स हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि ताहयात नाअहली पर बहस का फोरम पार्लियामेंट है, इस पर बहस पार्लियामेंट में ही होनी चाहिए। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। एक और मामला जो अदालतों में है, रिवर रावी मंसूबा। लाहौर हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया। इमरान खान साहब साइट पे पहुंचे, वहाँ से उन्होंने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए सबको बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। सेठी साहब, ये क्या है? देखिए, ये तो तवक्को थी कि ये बिल्कुल मुअत्तल होगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जी। कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ जी। डॉलर्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जी 1 लाख एकड़ के ऊपर जी ये बन रहा है प्रोजेक्ट, और ये कम से कम 20 साल लगेंगे इसको। तो इतनी जल्दी इसको अप्रूवल मिलनी भी नहीं थी, बहुत से इश्यूज हैं, इसलिए ये अब चलेगा। ये और इसीलिए उसको स्टे दे दिया है कि अब सारा जो फैसला है ये मतलब स्टे का ये होता है कि आप अपना काम करें। जो ज़मीनें आपने अदायगी कर दी है उन पे काम कंटिन्यू करें, लेकिन और- जहाँ नहीं की वहाँ नहीं कर सकते। हाँ, जी तो बस वो काम होगा, फिजिबिलिटीज बननी है, बड़ा कुछ होना है, जी तो वो चीज़ काम चलेगा। और खान साहब ने ये जो किया ना कि उठ के आ गए और जाके वहाँ रावी के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा ली, उससे इशारा ये किया था कि ये अहम है, हम लड़ेंगे इसके ऊपर, ये मेरा पेट प्रोजेक्ट है और मैं इसको चाहता हूँ। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन स्टे दे दिया। ये बिल्कुल तवक्को थी स्टे होगा। ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये आगे बड़ा दिलचस्प मोड़ पे ये चलेगा। इसके ये जो रावी प्रोजेक्ट है, आयशा, मैं आज ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर एक वक्त आएगा कि शर्नी पड़ जाए। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनका इंटरेस्ट है इसके अंदर। अच्छा ओके, और इसलिए ये कोई आसान काम नहीं है इसको नॉकआउट करना। बस इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाह रहा। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो ऑन मेरिट फैसला किया है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे यकीन है ऑन मेरिट ही होगा, मगर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ना इसके पीछे, जी दे विल अप्लाई द बेस्ट। अभी इमरान खान ने क्या ना कि हमने डिफेंस ठीक नहीं किया, जी मतलब ये था कि जो लॉयर्स रखे थे वो कोई, तगड़े नहीं थे। अब देखिएगा कितने जी। तगड़े और पाए गए लॉयर्स आते हैं अच्छा इसको डिफेंड करने के लिए। जी अब आप देखिएगा तो इसलिए ये हेयरिंग चलेगी, और ये प्रोजेक्ट जो है अभी शेल्फ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे बड़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनके बहुत बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और इससे बड़ी किकबैक्स हैं, इससे बड़ी करप्शन है और होगी, और जैसे मैंने कहा बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इसके ऊपर आसानी से ये प्रोजेक्ट को शेल्फ नहीं किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और मेरा ये ख्याल है इवेंचुअली जब ये कुछ फाइनल को फैसला आएगा भी, जी तो वो फैसला इसी किस्म का होगा जिसके साथ ये सारा प्रोजेक्ट नॉकआउट नहीं होता, मगर शायद इसको फेजेस में कर दिया जाए और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाया जाए। और मगर अभी ये आप अगर तवक्को करें कि ये नॉकआउट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, ये नॉकआउट नहीं होता। मगर मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर बहुत बहुत सी चीज़ें निकलेंगी जब वक्त आएगा कि किस किस के इंटरेस्ट है इसके अंदर, कौन ये चाहता है, इसके पीछे कौन सी पार्टनरशिप्स हैं, इसके पीछे कौन सी डील्स हैं, और सब कुछ। वक्त आएगा या वक्त खत्म हो जाएगा उससे पहले? नहीं, वक्त आएगा उसके लिए। अच्छा वक्त आएगा। अच्छा चले, जिस दिन खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी वक्त आ गया होगा। अच्छा ये सब बातें बाहर आ ये गई। जो अब साल 1.5 साल रह गया, इसमें कुछ ना कुछ वो चाहते वो तो हैं, आप अब हो चाहते हैं जाएगा। ना कि वो 1.5 साल रहे। अच्छा आप यही चाहते हैं ना हाँ, कि थोड़ी जमहूरी महंगाई हुकूमतें- और हो जाए, जी। पिटाई और हो जाए, है ना, ऐसे ही है ना। ऐसे बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जो जमहूरी हुकूमत है उसका इस्तेहकाम तो जरूरी जमहूरी है। नवाज हुकूमत- शरीफ साहब भी तो ऐसे ही चाहते हैं। नहीं, देखिए, जमहूरी हुकूमत को निकालने के भी जमहूरी तरीके हैं ना, हाँ हाँ कि नहीं है? हाँ एग्जैक्टली। तो लेकिन बस फिर अच्छा, एक खबर आपकी चिड़िया के पास है, एम्बेसडर टू यूएस के हवाले से ये खबरें आ रही हैं, इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब को वहाँ भी बिग ब्लो उनको सामना करना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, ख्याल है भी और नहीं भी। ऐसे है कि मसूद खान साहब
जो कि आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट रहे हैं जी। वो इस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी थे और वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। अच्छा। और उसकी वजह करीब होने की यही है कि उन्होंने हमेशा कश्मीर कॉज को बड़ा सपोर्ट किया जी। बहुत अहमियत दी है, ठीक है। और वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़ी उसकी अहमियत है जी। सियासतदानों के लिए भी है, मगर सियासतदान कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो इस्टेब्लिशमेंट और मसूद खान साहब और फॉरेन ऑफिस तो टका रहा है इस चीज़। तो अब वो इनकी जो नॉमिनेशन हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इनको भेजा जाए वहाँ, क्योंकि कश्मीर कॉज जो है वो उस तरीके से उसको पेश नहीं किया जा रहा, हिंदुस्तान को शर्मिंदा नहीं किया जा रहा जिस तरीके से करना है। और मसूद खान साहब आपको याद हो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी जो हमारे एम्बेसडर टू द यूएन है उससे पहले मसूद खान साहब जी। और उससे मसूद खान साहब से पहले मलिया लोधी साहिबा थी। मलिया लोधी साहिबा से पहले जो आजकल हैं ज़मीर साहब वो थे। तो अब इनको जो भेजा जा रहा है वो इसीलिए कि ये वहाँ की सारी सियासत जो है उनको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, सब एम्बेसडर्स को जानते हैं, सबको जानते हैं और एंड ही इज़ एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। फिर प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर रहे हैं तो इनकी हैसियत भी है। ही इज़ नॉट जस्ट अ फॉरेन ऑफिस मैन नाउ, ही इज़ नाउ द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो इस सोच से उनको भेजा जा रहा है। यहाँ उनके बारे में वहाँ खदशात हैं और एक कांग्रेस वाला साहब है, उन्होंने ख़त लिख दिया अभी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, जो बाइडेन को, कि जी हाँ स्कॉट पेरी ने, कि जी ये जो साहब हैं ये तो जिहादी हैं, इन्होंने जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को डिफेंड किया है। और बाय द वे जब ये यूएन में थे तो जब वो कोशिश होती थी इन जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की तो पाकिस्तान अपोज करता था जी। तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान अपोज करता था तो ये तो उनके नुमाइंदे थे, इन्होंने तो अपोज करना ही था। मगर उन्होंने इनका नाम लगा दिया कि ये तो बिल्कुल जिहादी हैं, ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहे हैं। तो इनके खिलाफ एक मुहाज बन रहा है वहाँ, जो कि स्कॉट पेरी ने शुरू किया और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर वहाँ और भी हवा इसको मिलेगी। अदारे वहाँ लिखे जाएंगे कि ये कौन आ रहा है, कैसे है। पाकिस्तान के बारे में जो भी नेगेटिव चीज़ होती है वहाँ उसको उछाला जाता है। और वैसे ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो आपके हक़ में नहीं है, इतने आजकल नाराज़ बैठे हैं, तो टेलीफोन कॉल भी नहीं करते। और अब सूरत हाल ये है कि ये कब से अग्रिमा भेजा हुआ है कि जी वो साइन करें ताकि ये जाएं, मगर अभी तक अमेरिका की हुकूमत ने इनको ओके नहीं किया, ग्रीन लाइट नहीं दी, अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। अब ये मुमकिन है कि वो बिहाइंड द सीन्स रिजेक्ट कर दें इसको, इतला करें जी कि आप इनको विड्रॉ कर लें, बेहतर ये है। कंट्रोवर्सी बन रही है। ये ना कहें कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स कर लें और यहाँ एक माहौल बना लिया जाए कि नहीं यार रहने दो, बुला लो इनको वापस, किसी और को भेज दो। या ये हो सकता है कि आपकी हुकूमत समझा दे उनको कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ इसको इशू ना बनाएं, लेट इट गो। तो आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान एक मुश्किल वक्त चल रहा है उसमें मसूद खान साहब की तैनाती है का? देखिए मसूद खान साहब बड़े काबिल शख्स हैं, बड़ी एक्सपीरियंस के शख्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं अमेरिका से, और क्या वो जो ये चाहते हैं वो इनको मसूद खान साहब उसके लिए अहम किरदार अदा करेंगे कि नहीं। कश्मीर कॉज को इस वक्त ख़ुद एक तरफ आपकी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है हमने नॉर्मलाइज करना है हिंदुस्तान के साथ और अमेरिका के साथ टिल्ट करनी है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर क्या वो शख्स जो कि पहले इसके बिल्कुल बरक्स किरदार अदा करता रहा आपके कहने के ऊपर, क्या वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है? ये सवाल खड़ा होगा और इसका जवाब वाशिंगटन में ही मिलेगा, हम नहीं दे सकते। मैं ये ज़रूर कहूँगा आजकल के ज़माने में अगर आपने जियो इकोनॉमिक्स की बात करनी है, ऐसे ही है ना, जियो पॉलिटिक्स नहीं करनी, तो फिर जियो इकोनॉमिक्स के लिए तो किसी बिजनेसमैन को यंग, डायनामिक, स्वाव, जिसके तल्लकात हों, जो कि बातचीत कर सके, वहाँ वो ज़ुबान इस्तेमाल कर सके जो कि वो करते हैं। और 60-70 साल के किसी एक्स ब्यूरोक्रेट, मैं समझता हूँ कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मसूद साहब, कोई जो रिक्वायरमेंट जो है पाकिस्तान को, वो कश्मीर कॉज की इतनी नहीं है इस वक्त जितनी आपको जियो इकोनॉमिक्स की है। और उस जियो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कोई यंग डायनामिक बिजनेसमैन जिसके वहाँ कांग्रेस के अंदर भी कॉन्टैक्ट्स हों, अमेरिकन बिजनेस लॉबीज़ के साथ भी हों, और जो कि वहाँ रीच आउट कर सके और जिसके तल्लकात शायद कांग्रेस के लोगों के साथ हों, तो इस किस्म का बंदा आपको ढूंढना चाहिए। क्या ऐसे बंदे नहीं हैं? मुझे नहीं पता। अब देख रहे हैं कि जो निकात या जो तफसीलात सिटी साहब बयान करें, जो बाइडेन इंतज़ामिया क्या पाकिस्तानी हुकूमत को इस रिव्यू पर मजबूर कर पाएगी या नहीं, क्योंकि दिसंबर से मसूद खान साहब ने अलविदाई मुलाकातें
शुरू की थी, लेकिन उसके बाद वो भी रुक गए क्योंकि वहाँ से अभी इंतज़ार फरमाइए की हेडलाइन चल रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर है आपके सामने, सेठी साहब के सामने अपना सवाल रख सकते हैं और फीडबैक भी पहुंचा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।